नमस्कार। मैं आज आपके सामने लाइव आया हूं और दिन में ही मैंने बता दिया था कि मैं लाइव आऊंगा। बहुत सारे साथियों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं लाइव आने से पहले बताता नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। मैं बात शुरू करता हूं कुछ आवारा कुत्तों को लेकर के। इन आवारा कुत्तों से मेरे बचपन की कोई घटना जुड़ी हुई है, तो मैं सबसे पहले वो घटना शेयर करता हूं। मेरे घर के एक दीवार पड़ोसी का बच्चा, जो मुझसे थोड़ा उम्र में बड़ा था, वो भी हालांकि छोटा बच्चा ही था, उसको आवारा कुत्तों ने फाड़ खाया। और हम सब लोग बच्चे, पूरी घटना तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो हम सब लोग बच्चे आसपास थे, तो मुझे मेरी माँ ले गई और भी जो बच्चे थे उनको सब घर वाले उठा उठा के ले गए। और उसको जिस हालात में हमने देखा, वो बचपन होने के बावजूद मुझे अभी तक भी मेरे दिमाग में उन आवारा कुत्तों की छाप जो है मेरे दिमाग में रहती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे को इतना फाड़ दिया था उन आवारा कुत्तों ने कि जब वो अस्पताल लेकर गए तो बाद में हमको तो इतना ही पता चला कि वो नहीं बचा और वो चला गया। हमने हमारे बचपन में माँ से पूछा कि भाई क्या हुआ उनका भैया का, तो बोले साहब वो तो चला गया। आवारा कुत्तों ने एक बालक को फाड़ खाया। पुलिस का एक कांस्टेबल शैतान राम मीणा, उसके बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। जब वो मेरे पास आए तो इतने बड़े होने के बावजूद भी भूं भूं कर रो रहे थे। कुछ कागज दिखाना चाह रहे थे मुझे जो डॉक्टरों ने उनके साथ किया, लेकिन कागज भी इतनी स्पीड से उनके हाथ कांप रहे थे, कागज भी वो पकड़ नहीं पा रहे थे। मेरे सामने सवाल था कि अब मैं भी उसके दुख में शामिल होकर रोऊं या एक मजबूत वकील की तरह उसको संभालूं। मैंने संभाला, हिम्मत दी, और हिम्मत देने के बाद आज वो व्यक्ति, इन आवारा कुत्तों से एक भी मौत नहीं हो, इसके लिए अपनी समस्त जमा पूंजी को एक ट्रस्ट बना करके दे दिया है। आप सोचिए, इन आवारा कुत्तों का इलाज अगर कोई सरकार यानी राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री करना चाहे, क्या हो नहीं सकता क्या? आज निर्णय करे मुख्यमंत्री कि जिसके क्षेत्र में आवारा कुत्ता दिख गया वो नौकरी नहीं कर पाएगा, तुरंत सस्पेंड होगा और जांच में दोषी पाया गया तो बर्खास्त भी होगा। 5 दिन में पूरे राजस्थान से आवारा कुत्ते गायब हो जाएंगे। और जिनके पालतू कुत्ते हैं उनके लिए यह कानून आ जाए, अगर पालतू कुत्ते ने किसी अन्य व्यक्ति को काटा तो उसके लिए मुकदमा उस पर चलेगा जिसका वह पालतू कुत्ता है। बताइए, राजस्थान में एक भी मौत आवारा कुत्तों से हो सकती है? मुझे लगता है नहीं हो सकती। 5 दिन में अगर यह स्थिति बन सकती है तो क्यों नहीं सरकारों की मंशा से यह काम होते हैं? मैं समझाता हूं क्यों नहीं होते। आपके हमारे बीच में सोशल मीडिया पर और अभी तो टीवी चैनल पर भी बोलने लग गए सब लोग, जाति की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। इस जातिवाद को मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। मैं खुद पर लेता हूं और आप एक बार अपने स्तर पर सोचिएगा जो मैं बोलता जाता हूं। आप, मैं और कोई भी व्यक्ति जो बाद में सुनेगा इसको, वीडियो को, एक बार अपनी जाति का नाम मन में सोचे। सोच लिया? अगर राजस्थान की सबसे बड़ी कोई जाति है, बहुसंख्यक जाति कोई है, तो आप कल्पना करिए, आप अपनी जाति कल्पना करिए और वह जाति वाला व्यक्ति या मैं स्वयं एक कल्पना करता हूं कि मेरी जाति के कितने लोग ऑफिसर हैं, तो यह संख्या बड़ी से बड़ी जाति में 1000 के आसपास जाएगी। और
और ज्यादा सोचें तो 2000 के आसपास जाएगी। इनमें पुलिस कर्मी और अन्य अफसरों को जोड़ दें तो 1000 एक और चल जाएगी। मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कल्पना की अपनी जाति की और उसमें मन में सोचिए कितने हैं, तो अपन 3000 एक आंकड़ा लेते हैं, 3000 लोग आपके ऑफिसर हैं। मेरी जाति में या आपकी जाति में 200 मजिस्ट्रेट या जज मान लीजिए, 3200 हो गए। मेरी जाति या आपकी जाति में, या आप कल्पना करिए आपकी जाति में नेता कितने होंगे। तो अगर पूरे राजस्थान की आपकी जाति के नेताओं को इकट्ठा कर लो तो ये नेता 300 से ज्यादा नहीं होंगे, और अपन और ज्यादा मान लीजिए 500 होंगे। कितने हो गए? 3700। आपकी जाति में कुछ सामाजिक संगठन बनाकर काम करने वाले, जातियों के कई सारे संगठन हैं। मान लीजिए कोई बड़ी जाति है तो उसमें कई प्रकार के फलान सेना या कोई भी जातीय संगठन मान लीजिए, उन जातीय संगठनों के पदाधिकारियों को सबको जोड़ लीजिए, सारे संगठनों के पदाधिकारियों को जोड़ लीजिए। 3700 तक पहुंचे थे ना, 300 लोग और जोड़ लीजिए उनको, 4000। 1000 अन्य ताकतवर व्यक्ति जो व्यवसायी के रूप में या किसी अन्य रूप में एक बड़ी से बड़ी जाति के 1000 लोग और मान लीजिए, जिनके जो बड़े व्यवसायी है या हमारी आपकी जाति के। अब आपने कल्पना कर ली, आपकी या मेरी या किसी भी जाति के 5000 लोग हैं जो ताकतवर हैं, उनके हितों की रक्षा करना जातिवाद होता है। शायद आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, मैं अभी आपको बताता हूं, फिर आप सहमत हो जाएंगे। 5000 लोग ये तय करते हैं कि अब जातिवाद की बात कब करनी है और कैसे करनी है। पहला, वोट देते समय। दूसरा, किसी भी सरकारी अफसर को अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए वह जातिवाद की बात करेगा। तीसरा, किसी बड़े बिजनेसमैन के हितों की अगर रक्षा करनी है तो जातीय मंच पर वह भाषण देगा या दान देगा। 5000 लोगों के अलावा उस जाति के मान लीजिए 50 लाख लोग हैं, यह शासित वर्ग कहलाता है। और ये 5000 लोग जो 50 लाख में से हैं, यह शासक वर्ग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं और आप थोड़ी देर में कन्विंस हो जाएंगे मेरे से। कोटा के एक जाट कांस्टेबल ने एक आईपीएस अफसर को रिश्वत लेते हुए 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़वाया। यह बात आईपीएस ने खुद ने अपने वर्जन में भास्कर में छपाई कि साहब मुझे एक कांस्टेबल ने ट्रैप कराया। उसकी जाति जाट, राजस्थान के डीजीपी कौन? जाट। उस कांस्टेबल के खिलाफ अनगिनत मुकदमे दर्ज करके उसको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन कोई जातीय संगठन उस कांस्टेबल के लिए नहीं बोला। और जब डीजीपी से मिले उस कांस्टेबल की पत्नी और एक पॉलिटिशियन गए मिलने के लिए, तो डीजीपी श्री लाठर कहते हैं कि बात हमको आपको सबको पता है, यह कांस्टेबल निर्दोष है, लेकिन क्या करें, शांति धारीवाल नहीं मान रहे हैं। शांति धारीवाल की जाति क्या? जैन। डीजीपी की जाति क्या? जाट। कांस्टेबल की जाति क्या? जाट। वह जानते हैं कांस्टेबल निर्दोष है, लेकिन उसके लिए कोई जातीय संगठन नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वह उस जाति के 50 लाख यानी शासित वर्ग में से आता है। और राजस्थान के डीजीपी किस वर्ग में आते हैं? शासक वर्ग में से। ये जो 5000 लोगों में से, तो 50 लाख में से 5000 लोग जो है, यह सिखाते हैं कि जातिवाद क्या होता है और यह मिलकर अपने हितों की रक्षा करते हैं। आप या मुझ में से कोई भी सामान्य व्यक्ति खड़ा होकर यह कहे कि मैं आपकी जाति का व्यक्ति हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं दावे से कहता हूं वो सारे लोग आपके लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप शासित वर्ग में से आते हैं। इसी को जातिवाद कहते हैं। और बताता हूं आपको, आज कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित प्रताड़ित है, अपनी ही जाति के किसी पुलिस अफसर या किसी अन्य अफसर के पास जाइए,
आपकी जाति का ही वह अफसर या पुलिसकर्मी आपसे रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेगा। वहां जातिवाद आड़े नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को सहूलियत है अपनी ही जाति के व्यक्ति से रिश्वत लेने में। कल को खुद की जाति का व्यक्ति ट्रैप भी करा देगा तो वो जो 5,000 शासित व्यक्ति शासन करने वाले जो 5,000 लोग हैं, शासक वर्ग है, उनके माध्यम से जातिवाद फैलाकर उस ट्रैप कराने वाले व्यक्ति को मना लिया जाएगा। इसको बोलते हैं जातिवाद। मैं इससे आगे और बता रहा हूं आपको। रीट परीक्षा में धांधली हुई। कौन सी जाति के ईमानदार कैंडिडेट का नुकसान नहीं हुआ? सबका हुआ ना। लेकिन शासक वर्ग, आपकी, हमारी या किसी भी जाति का जो शासक वर्ग है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको शासन करना है और यह जातिवाद केवल उनका एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा जो उनकी लाइन है वो अलग है। आपने रीट परीक्षा की 2-2 मार्कशीटें, नकलें, पेपर लीक सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई व्यक्ति यह कहने को तैयार नहीं है उन नेताओं को कि नेताजी आप हमारी जाति के हो, या मुख्यमंत्री जी आप हमारी जाति के हो, हमारे बेरोजगारों के साथ, हमारे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, आप इस रीट परीक्षा को रद्द करिए और सीबीआई से जांच कराइए। पता है क्यों? क्योंकि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होने से उन जातियों के शासक वर्ग यानी 5,000 लोगों का में से कुछ लोगों का नुकसान होना है। मुझे लगता है कि मैंने बात को ठीक ढंग से आपको पहुंचाया होगा। आज कोई भी जाति की बात कर रहा है तो यह तय मानिएगा उसके पीछे का उसका एजेंडा यह है कि जब मेरे कोई समस्या आए तो यह जातिवाद की प्रोटेक्शन वॉल मेरे लिए खड़ी हो जाए। ज्यादातर इस बहाव में वह युवा बह जाते हैं जो अभी अभी युवा हुए हैं। 10वीं क्लास तक तो यह जातिवादी समझ में नहीं आती है और बड़े किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है या कॉलेज से निकलकर किसी जॉब में जाता है या सरकारी कार्यालय में या पुलिस में जाता है, तब उसको पता चलता है कि जातिवाद बहुत भारी चीज है। आपके सामने मुझे लगता है कि यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जातिवाद अपनी जाति के कुछ बड़े ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक औजार है। आप में और हमारे अंदर कोई सामान्य व्यक्ति अगर है तो उसके लिए वह जातिवाद कभी काम नहीं आता है, चाहे उसको रिश्वत देनी पड़े, चाहे उसके साथ अन्याय हो, चाहे उसके साथ झूठा मुकदमा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी वह जाति का व्यक्ति जो स्वयं मेरी ही जाति का या आपकी जाति का व्यक्ति है, रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेगा। आज मैं लाइव इसलिए आया हूं कि कुछ लोग आज मुख्यमंत्री जी के संबंध में बोलने पर आहत हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कौन से? आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, इनके संबंध में बोलने पर आहत हुए हैं। हो सकता है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर शासक वर्ग ने यह चलाया हो कि उसने मुख्यमंत्री के लिए यह बोला या जाति के लिए बोला, लेकिन मैं आपके सामने वह बोलता हूं जो मैंने फेसबुक पर लिखा था। मेरे खिलाफ अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला 29 झूठी एफआईआर दर्ज हुई और 29 की 29 झूठी पाई गई। मैं आपको अभी वह पढ़कर सुनाता हूं क्या कहा गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जातिवाद करते हैं और इसका एक प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया मैं बोलता हूं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की जाति के शासक वर्ग समझ में आ गए ना, जो जातिवाद का टूल इस्तेमाल करने वाले लोग, उनमें से एक भी ऑफिसर, चाहे वो आईएएस हो, आरएस हो, पुलिसकर्मी हो,
चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे कोई कोई अन्य व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति, दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, एक भी व्यक्ति नॉन फील्ड नहीं है। मेरी बात समझ में आई? एक भी व्यक्ति नॉन फील्ड नहीं है, विशेषकर एक जाति, जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं। और वह लोग अपनी ही जाति के लोगों का काम फ्री में करते हो, ऐसा नहीं है। अगर उस जाति का कोई भी युवा मुझे देख रहा हो, जिसको सवाल करना उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप सोचिए कि आपके ये जो शासक वर्ग के लोग हैं, क्या इनमें से एक भी व्यक्ति का काम, गरीब का काम, उसी जाति के व्यक्ति काम बिना रिश्वत के होता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन जो अन्य जाति के व्यक्ति देख रहे हैं, आप अपनी जाति के और अन्य अफसरों को, पुलिस कर्मियों को या अन्य व्यक्तियों को देखो, क्या वो सभी लोग फील्ड में ताकतवर पदों पर लगाए गए हैं? मुझे लगता है इसका जवाब हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो मुख्यमंत्री की जाति का है और चाहे मुख्यमंत्री की जाति का नहीं है। और जातिवाद कहां आड़े आता है, मैं छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं। एक बात पाली की और एक जैसलमेर की। पाली जिले में एक गरीब व्यक्ति सत्यप्रकाश सांखला, उसको पुलिस झूठे मुकदमे में अरेस्ट करके ले जाती है। उसके 3-4 छोटी छोटी बच्चियां, वह मुझे फोन करती है कि अंकल, रोते हुए फोन करती है कि साहब मेरे साथ, पिताजी के साथ ऐसा हो गया और पुलिस उठा ले गई उनको। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट जेल भेज देता है। सेशन जज के पेश होता है, जेल भेज देता है। और हाई कोर्ट में हम लोग जाकर के और उसकी बेल कराते हैं और जांच चेंज कराते हैं। जब जांच चेंज होती है तो फिर भी उसके साथ अन्याय हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने उन पुलिस कर्मियों को दंडित कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगाते हैं। तो वह मजिस्ट्रेट उसके वकील यानी गोवर्धन सिंह के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल करती है हाई कोर्ट में, जिसके बारे में आपको पहले पता है, वो खारिज भी हुआ। कौन? सत्यप्रकाश सांखला। मेरा रिश्तेदार था क्या? सत्यप्रकाश सांखला के कई बार नंबर है, अगर कोई अन्य व्यक्ति जानता हो तो पाली में उसको फोन करके पूछिए। मैंने नहीं, जोधपुर के या मेरे किसी चैम्बर के किसी अन्य साथी ने भी उससे 1 रुपया यानी 1 सिक्का भी लिया हो और उसके लिए मुकदमा झेल लिया, हमने तारीखें भुगत ली, जो भी काम किया, हमने यह नहीं देखा कि वह कौन जाति का व्यक्ति है। इससे पहले उसकी जाति के कितने लोगों ने उसको संभाला जाकर के, क्योंकि वो शासक वर्ग में से नहीं आता था। अगर वो सत्यप्रकाश सांखला अपनी जाति के शासक वर्ग में से होता, कोई बड़ा अफसर होता, कोई बड़ा व्यापारी होता या कोई सामाजिक संगठनों जातीय संगठनों में पदाधिकारी होता, तो निश्चित रूप से वो सांकल, वह चेन उसके लिए काम आती और उसको फायदा मिलता। लेकिन वह शासित वर्ग में से आता था, इसलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और सुनिए, जैसलमेर में एक अभी ताजा की बात है ये, तो एक जगदीश माली नाम के व्यक्ति के साथ इतना अन्याय हुआ इसी सरकार में कि वह अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे थे, उसके बेटे का अपहरण हुआ, खुद के साथ मारपीट हुई। इन समस्त घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग जगदीश माली के पास थी, लेकिन वह शासक वर्ग में से नहीं आता था, इसलिए उसकी सुनवाई इसी सरकार में किसी ने नहीं की। वह व्यक्ति जब हमारे पास आया तो हमने उसका सरनेम नहीं पूछा, वो सारे एविडेंस जुटा करके और उसको कानूनी रूप से आज रिलीफ मिली है। लेकिन उस जगदीश जी के पास कोई भी जातीय व्यक्ति एक सांकल चेन बनाकर उसकी सुरक्षा के लिए नहीं गया। अब फेसबुक पोस्ट पे क्या लिखा गया था, मैं आपको वो पढ़ देता हूं कि जिसके लिए कुछ युवा साथी, जिनको व्हाट्सएप ग्रुपों पर शासक वर्ग ने बरगला करके कि जाति के खिलाफ लिख दिया। आप मुझे बताइए जाति के खिलाफ क्या लिख दिया। मैंने ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूं अभी जस्ट। मुख्यमंत्री जी जिससे नाराज हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में आ भी गया होगा, बहुत सारे लोग इस कमेंट में भी, उन सबका जवाब भी दूंगा। और मुझे लगता है जिन्होंने देखा उनको भी समझ में आ गया। मान लीजिए वो मुख्यमंत्री जाति के नहीं है, लेकिन उनके साथ भी वही हो रहा है।
जो मुख्यमंत्री की जाति के शासित वर्ग में हो रहा है, वो क्या वो अन्य लोगों के साथ भी हो रहा है। एक फोन आया, पहले मैं वो बताता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या क्या। मैंने फोन उठाया, मुझे कहते हैं गोवर्धन सिंह बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूं। बोले आपने फेसबुक पर ये कैसे लिखा? तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं सज्जन कुमार सैनी बोल रहा हूं और मैं एबीवीपी का जिलाध्यक्ष था, मेरे बारे में पता कर लेना, और मैं अशोक गहलोत साहब का समर्थक हूं। तो मैंने कहा आप धमकी दे रहे हैं? बोले हाँ मैं धमकी दे रहा हूं। और उसने बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कोई नहीं, मेरे से को फर्क, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके और जो राजस्थान पुलिस थी उसके लोगों तक पहुंचा दी। पता लगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये सब चीजें करी हैं, लेकिन ये किसने कराई वो कारण बताता हूं क्यों हुआ ऐसा। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट थी, उसमें मुख्यमंत्री जी आहत हुए, और जब मुख्यमंत्री जी आहत हुए तो फिर शासक वर्ग के कई सारे लोग आहत हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ताकतवर होता है। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री से ताकतवर कोई व्यक्ति आपको ध्यान में है क्या? नहीं है। और दूसरा ताकतवर व्यक्ति आपको ध्यान में है क्या? बता देता हूं आपको, श्री देवाराम सैनी। इन दोनों से ताकतवर राजस्थान में एक सिंगल आदमी नहीं है। और देवाराम सैनी का मोबाइल आज जब्त कर लो तो उसके मोबाइलों से व्हाट्सएप ग्रुपों पर जो घृणात्मक बातें लिखी गई है और उन तक पहुंची है, अगर ये मोबाइल जब्त हो तो पता लगे कि ये लोग कितनी घृणा रख सकते हैं किसी व्यक्ति से। जब मुख्यमंत्री की बात आई तो क्या लिखा गया था, मैं बोल देता हूं आपको। जातिवाद में गोल्ड मेडलिस्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। किसी को लगता है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहें करा देवें, ज्ञापन देना चाहें ज्ञापन दे देवें, लेकिन मेरी बात समझ लें और कोई आपत्ति नहीं है। दे दिया तो भी कोई बात नहीं, आगे देना चाहे तो भी कोई बात नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी की जाति माली ब्रैकेट में सैनी जाति के सभी सैकड़ों अफसर, दोबारा सुन लीजिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री की जाति के सभी सैकड़ों अफसर जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो जातिवाद के प्रोटेक्शन में बंधे होते हैं, सभी सैकड़ों ऑफिसर राजस्थान में ताकतवर पदों पर पदस्थापित हैं। कौन पदस्थापित करता है राजस्थान में? ये तो दो लोग हैं ना, अशोक गहलोत साहब और देवाराम सैनी साहब। ये दोनों तय करते हैं कौन कहां पोस्टिंग रहेगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी देख रहे हो, चाहे देवाराम सैनी देख रहे हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति देख रहे हो, चाहे अन्य जातियों के लोग देख रहे हो, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मुख्यमंत्री जी जातिवाद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और प्रमाण इस बात का यह है, आप उनकी जाति का एक व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर, शासक वर्ग का व्यक्ति नॉन फील्ड नहीं बता सकते। और प्रमाण देता हूं, हीरालाल सैनी जो मजबूरी में बर्खास्त किया गया था, उसकी रिकॉर्डिंग कई सब लोगों ने वीडियो क्लिप भी देखी है, उसकी ऑडियो क्लिप भी लोगों ने सुनी है। वह स्पष्ट रूप से कहता था लाठर क्या होता है। मैं अभी देवाराम सैनी से बात करता हूं, वह देवाराम सैनी जी भी नहीं कहता था, और वो तुरंत देवाराम सैनी से बात करता था। और बात करके क्या क्या खेल उसने किए। हीरालाल सैनी को आरपीएस अफसर होते हुए ब्यावर में आईपीएस की पोस्ट पर लगाया गया। क्या इसको जातिवाद नहीं कहते भाई? आपने अन्य कितनी जातियों के लोगों को इस तरह से आईपीएस के पद पर, सामान्यतः जहां आईपीएस लगता वहां लगाया था क्या? और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप 29 मुकदमे के बाद और क्या मेरा नुकसान कर लेंगे? 29 मुकदमे झेल लिए ना मैंने, अब इसके बाद मर्डर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा सकते हैं, आई एम रेडी। लेकिन अब मैं गोवर्धन सिंह नहीं हूं, अब मैं एक विचार हूं जो आपकी सच्चाई लोगों तक बताएगा। मेरे मरने के बाद भी कई सारे लोग ये सच्चाई बताएंगे। और अब आप अपने आसपास ढूंढ के देखो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हजारों लोग एट ए टाइम मुझे देख रहे हैं, अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने जिले के और राज्य के उन लोगों को देखो जिनके लिए मैं कह रहा हूं और उनको नॉन फील्ड किया गया हो, या कम ताकतवर पोस्ट पर लगाया गया हो, या उनकी मनचाही पोस्टिंग पर नहीं हो। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी।
क्यों? कोई विशेष योग्यता है? नहीं है ना। अब इसके बाद आप समझिए कि फेसबुक पोस्ट पर जब मैंने लिखा तो कुछ लोगों ने जो धमकी दी, भाई ऐसी धमकी, मैं रोजाना मर्डर वालों के मुकदमे लड़ता हूं, जेल से मेरे पास फोन आते हैं, मेरी पार्टियों के भी और सामने वालों के। इन धमकियों से डरने वाला वकालत करेगा क्या? ऐसा राजस्थान में कितने क्रिमिनल है आपके मन में सोचे हुए, उनकी मैं वकालत नहीं करता क्या? लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि कोई युवा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस शासक वर्ग के बहकावे में आ रहा है, उसको जरूर मैं यह सारी बात समझाऊंगा। इसलिए मैंने इस बात को बोला और लिखा है। एक और बात फिर वापस लिखी मैंने फेसबुक पर, सेम रिपीट की। मुझे कोई फोन आया दौसा जिले से कि साहब कोई शिकायत लेकर आए, तो पुलिसकर्मी का फोन आया, तो उनका साहब क्या करना है? तो मैंने कहा साहब अगर ये संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज करो, संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो इनको जो कानून कहता है वो कार्रवाई करो। अरे मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मुख्यमंत्री है, वही तो मुख्यमंत्री है जिसने नकली नोट छापने में, भारतीय सेना के नक्शे होने में, पाकिस्तान से संबंध होने में, लूट, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, कितने आरोप लगाए थे भाई। और आपको लगता है मुख्यमंत्री को पता नहीं है? याद करिए 25 मार्च 2010 का दिन, जब विधानसभा में श्री राजेंद्र राठौड़ और श्री देवी सिंह भाटी भयंकर लड़ रहे थे आपस में, शांति धारीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, गृह मंत्री तत्कालीन, कि गोवर्धन सिंह से खतरनाक कोई अपराधी नहीं है। और यह फ्रंट पेज की खबर पूरे देश भर में छपी थी। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं चला था क्या? तो मुझे लगता है कि इस फेसबुक पोस्ट से आपको देशद्रोह, राजद्रोह या कोई भी मुकदमा करना है। मैं एक पोस्ट देख रहा था कि मुख्यमंत्री खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर गोवर्धन सिंह खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं दोबारा बोलता हूं भाई कि पहली बात तो कानून में अभद्र भाषा मेरे भी समझ में आती है। कौन सी अभद्र भाषा? मैं दोबारा बोल देता हूं इस बात को। मुख्यमंत्री जातिवाद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वह जातिवाद केवल अपनी जाति तक सीमित नहीं है, उन सब जातियों के लोगों को पदों पर बिठाएंगे जो उनको पॉलिटिकल हित देंगे, जो उनके वोटों के समर्थक होंगे। मैं दोबारा बोल देता हूं इस बात को। अब सवाल आता है कि इस बार मुख्यमंत्री जी इतनी ज्यादा भड़के कि उन्होंने अपनी जाति के शासक वर्ग की बैटरी चार्ज की। और शासक वर्ग, आपको लगता है कि ना मेरे उनमें परिचित नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध नहीं है क्या? ये जितने लोगों ने, आज बताता हूं आपको, मैं जहां से अभी लाइव कर रहा हूं मैं रंगोली गार्डन में रहता हूं जयपुर में। यहां पर जब मेरे पर संकट आया तो मेरे परिवार को संभालने के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचे थे वो मुख्यमंत्री की जाति के व्यक्ति थे। मेरे परिवार को संभालने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में जब सबसे पहले व्यक्ति पहुंचे, आपको लगता है? एक बार सोचकर तो देखिए। बहुत सारे युवा साथी जो बहुत दर्द भरे स्वरों में मुझे मैसेज कर रहे थे कि गोवर्धन सिंह जी, हम आपके प्रशंसक थे, आपके फैन थे, लेकिन हम आहत हुए हैं और हम आपको अनफॉलो करते हैं। कोई नहीं, कर दीजिए। लेकिन ये मेरा लाइव सुनने के बाद आप विचार करिएगा, अगर आप उस शासक वर्ग में से नहीं आते हैं, जो शासक वर्ग मैंने बताया, अभी जो लोग लेट आए हैं वो पहले जाकर देख लें कि जाति में शासक वर्ग एक 5000 की संख्या का होता है और इसी अनुपात में 50 लाख की संख्या का शासित वर्ग होता है। और वो जातिवाद किसी सामान्य व्यक्ति काम नहीं आता है। आप युवा साथी जो मेरे से प्रेम करता था, मुझसे स्नेह रखता था, जो अन्य व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देता था, आज इस बात से अगर आहत हुआ है तो उस व्यक्ति से जो मुझे ठीक समझता था, मैं पूर्ण विनम्रता से माफी मांग सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस शासक वर्ग की चपेट में देखो, मुख्यमंत्री तो साल भर का है और साल भर बाद इनके लिए कही जाने वाली बात बता दूं आपको, देवाराम सैनी और अशोक गहलोत साहब का नाम लेने वाला कोई राजस्थान में नहीं बचेगा। और जो लोग इनके कहने पर गलत काम कर रहे हैं उनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप मुझे बताइए कि राजस्थान के हालात, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी जिले में है, उनके हालात जाकर पूछो, कौन सा जातिवाद उनके काम आ रहा है?
पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, जब तक पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा। एसएचओ के पास जाओ, डीवाईएसपी के पास जाओ, एडिशनल एसपी के पास जाओ, एसपीआईजी के पास जाओ, बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। चाहे आप कोई भी जाति के व्यक्ति हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री की जाति के व्यक्ति हैं, तो भी काम नहीं होगा। यह हालात किसने पैदा किए हैं? अरे कौन सी जाति, किस जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? यह मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को बरगला रहा है और पूरे राजस्थान की बर्बादी का कारण है एकमात्र, वो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। साफ बोल रहा हूं ना, लाइव पर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग सेव करूंगा, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड मैं खुद इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। कितना और बर्बाद कर सकते हैं? श्रीमान को कुछ लोगों को पटकने के अलावा कोई काम नहीं है। वह अपने बंगले पर खुद का इलाज ले रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन से प्रशासनिक काम में अशोक गहलोत साहब की भूमिका है? राजस्थान को ठीक करने में कहां भूमिका? एक बार देख लीजिए आप। जो साथी मेरे से सवाल करेंगे उनका सवाल का भी जवाब दूंगा। एक बार मेरी बात को समझ लें। और अगर राजस्थान के हालात ये हो चुके हैं, राजस्थान इस कगार पे आ चुका है, 50 लाख बेरोजगार आज कंपटीशन की तैयारी किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। रीट, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कौन सा ऐसा एग्जाम है जो ठीक हो रहा है? मुझे बताइए। साक्षात्कार में धांधली, जो ताकतवर व्यक्ति है वो फायदा उठा रहा है। क्या उसमें वह शासित वर्ग, चाहे मुख्यमंत्री जाति को, वो पिस नहीं रहा क्या? कुछ ताकतवर लोगों को छोड़कर हर एक नागरिक राजस्थान का पिस रहा है। और मेरे से नाराजगी क्या है बता दूं आपको? मेरे से नाराजगी प्रत्येक नेता को केवल एक है, वो यह है कि गोवर्धन सिंह सबको सच्चाई क्यों बता देता है। 7 करोड़ से ज्यादा की राजस्थान की आबादी है। मुझे बताइए ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की सच्चाई इतनी खुलकर बताता है, चाहे वो उसका विरोधी ही क्यों ना हो? वसुंधरा जी हो, सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, सचिन पायलट जी हो, और कोई सामाजिक संगठनों के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो। कोई बता रहा है क्या? एक एमएलए साहब आए, बोले मैंने मेरी लीज के लिए, खुद एमएलए की लीज के लिए प्रमोद जैन भाया से बात की और कहा कि साहब पैसे मांगे जा रहे हैं लीज के लिए। तो प्रमोद जैन भाया कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एमएलए साहब कहते हैं पैसे दे दूं क्या? तो प्रमोद जैन भाया कह देकर नक्की करो। 30 लाख रुपए एमएलए साहब ने देकर खुद की लीज ली है। एमएलए साहब के हालात है, उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं। टीचरों से ट्रांसफर के पैसे, खनन की लीज के पैसे, कब्जा कराने के पैसे, कब्जा छुड़ाने के पैसे, नाम निकलवाने के पैसे, नाम डालने के पैसे, जुआ सट्टा करने के पैसे, वेश्यावृत्ति करने के पैसे, किसी को फंसाने के पैसे, किसी को निकालने के पैसे, और सीआईडी सीबी। अरे भाई सीआईडी सीबी का धंधा, इतना भयंकर धंधा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। हमने वसुंधरा काल सबसे घटिया काल देखा था, लेकिन जिन लोगों ने उस वसुंधरा काल को सबसे घटिया काल कहा, वो अपने दिल पर हाथ रखकर अभी लाइव में बता दे मुझे कमेंट में, उससे घटिया हालात अब नहीं है क्या? एसएचओ हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, चाहे डीवाईएसपी हो, सब लोग एमएलए के कहने पर लगाए जाते हैं, एमएलए की डिजायर पर लगाए जाते हैं। क्यों वो कानून की बात मानेगा? क्यों एसपी की बात मानेगा? क्यों कलेक्टर की बात मानेगा? और एसपी कलेक्टर को लेना देना नहीं है। उनको लगता है ठीक है यार, फूटे इसके एमएलए राजी, हमको क्या करना है? एमएलए राजी रहना चाहिए, ये एसपी चाहता है, यही कलेक्टर चाहता है, यही मुख्यमंत्री चाहता है। एमएलए कौन सा? सत्ता का एमएलए। और सत्ता का एमएलए नहीं है तो हारा हुआ सत्ता का एमएलए या निर्दलीय एमएलए, उन सब की धड़ल्ले से चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एमएलए सत्ता का आप बता नहीं सकते जिसने 100 करोड़ से कम की कमाई करी हो। और वो एमएलए भी जातिवाद की बात करेंगे। चेंज चाहिए ना, प्रोटेक्शन की चेंज चाहिए उनको भी तो बताइए। और समाधान क्या? समाधान एक है, समाधान इतना सा है कि आप सब लोग जागृत रहिए। बात मेरे जीने की नहीं है,
मेरे मरने के बाद भी यह विचार रहना चाहिए कि कोई नागरिक जो कानून में, संविधान में, लोकतंत्र में मालिक था, अचानक उसकी हालात इन नेताओं ने ऐसे कैसे कर दिए भाई? और नेता तो लोक सेवक थे। आपने जब मालिक मानना बंद किया तो उन्होंने अपने आप को लोक सेवक मानना बंद कर दिया। आज वो आप पर राज कर रहे हैं। कौन सा राज? जो आक्रांताओं ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, वो का वो राज आज आप पर चल रहा है। उससे भी बुरे दौर में आप और हम हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरी बेटी कल सुरक्षित स्कूल पहुंचेगी क्या। एक पत्रकार जी जिनके साथ लूट की घटना हुई, फायरिंग हुई सीकर जिले में, थोड़ी देर पहले ही उनका फोन आया कि साहब मुझे केवल 2 किलोमीटर में पुल से उतरते ही रोककर मेरे पर फायरिंग करके और गाड़ी छीन ले गए, ये ले गए, वो ले गए। आने वाला समय ऐसे हालात रहे, ऐसी कानून व्यवस्था रही जब डीजी तो अपनी कुर्सी के पाए पकड़ के बैठा है, एसपी अपनी कुर्सी के पाए पकड़े बैठा है, और एसएचओ एमएलए को राजी करके अपनी कुर्सी के पाए पकड़ के बैठा है। हर एक जिले में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में ये लूट डकैती की घटनाएं होंगी। और अशोक गहलोत साहब अभी इन दिनों में ज्यादा नाराज है ना, क्यों भड़के? मैं बताता हूं आपको। अशोक गहलोत साहब के खिलाफ एक ज्योतिनगर पुलिस थाने में जैसे ही एफआईआर दर्ज करने के लिए इत्तला गई, और वो इत्तला एक गैंगरेप पीड़िता ने दी थी, और उसकी एप्लीकेशन पढ़कर सारे पुलिस वालों को चक्कर आ रहे हैं। 2015 में अशोक गहलोत साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। वो एफआईआर मैं दिखाता हूं अगर मैं कैमरे पे दिखा पाया तो। और उस एफआईआर में, एफआईआर का नंबर था 409/2015, पुलिस थाना गांधीनगर। यह दैनिक भास्कर की खबर, अगर मैं ठीक दिखा पा रहा हूं तो यह दैनिक भास्कर की खबर में यही अशोक गहलोत ने उनके सिग्नेचर से फर्जीवाड़ा किया था। इस एफआईआर में खबर में लिखा है पूर्व सीएम व 3 आईएएस पुलिस जांच में दोषी पाए गए। और यह रिपोर्ट कहां आई? हाई कोर्ट में आई। यह हथकड़ी के बिल्कुल नजदीक थे अशोक गहलोत साहब। लेकिन क्या हुआ? अचानक यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का प्रेम उमड़ा इनके प्रति और उस मामले को दबा दिया गया। तो जब अशोक गहलोत साहब के खिलाफ जुर्म प्रमाणित था तो अचानक जांच कैसे पलटी? आप जानते हैं कि पॉलिटिशियन भाई भाई किसी भी दल के क्यों नहीं हो, मुझे बताइए आज कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जिनका काम अटक रहा है? किसी का भी नहीं अटकता। काम अटक रहा है केवल जनता का, नागरिकों का, यानी मालिकों का। समाधान क्या है? जागरूकता। मैं आप सब लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। सैनी साहब ने अशोक गहलोत जिंदाबाद कहा है। निश्चित रूप से ये जो हम शासित वर्ग के लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, हमको 5000 लोगों ने केवल इसलिए जातिवाद की घूंटी पिलाई है ताकि हम उनकी जय जयकार करते रहें, जय हो करते रहें। अब मैं सवाल जवाब लेता हूं। जो रीट सीबीआई जांच में क्या है जो डर लगता है? रीट सीबीआई जांच में इन सब लोगों को जेल जाने का डर लगता है। मुझे बताइए रीट की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करा रहे हैं? कोई और कारण हो सकता है इस बात का? तो और कोई कारण मेरे समझ में नहीं आता। रीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं करा रहे हैं? तो सुन लीजिए, रीट के पेपर बांटने में जिन जिन लोगों ने पैसे लिए वो सारे करोड़पति हो चुके हैं। उनमें नेताओं की कोचिंग भी थी, नेताओं के दल्ले भी थे, और कई अपराधी और भी थे। वो जो अरबपति खरबपति हो गए हैं, अगर ये रीट की परीक्षा रद्द हो गई तो उन नेताओं के, आप बताइए, कपड़े नहीं फाड़ देंगे लोग? तो रीट की परीक्षा रद्द करने की हिम्मत मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, यह मेरा दावा है। राष्ट्रपति शासन लागू करो। हालात वैसे ही है राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे। घनश्याम सोनी जी, अशोक गहलोत जिंदाबाद थे, हैं, रहेंगे। हाँ, 2 साल तक तो रहेंगे साहब। और आपके कमेंट अगर अशोक गहलोत साहब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 साल बाद ही कोई संभावना हुई तो निश्चित रूप से कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन घनश्याम जी, आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ इस हालात में क्या हो रहा है उस पर जरूर विचार कीजिएगा। आप युवा हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया। कुछ साथी मेरे से सूची मांग रहे थे
आप बताइए, मैं गोवर्धन सिंह राजस्थान में इंफॉर्मेशन का गोडाउन कहलाता हूं, क्या मेरे लिए यह कठिन काम है क्या कि कौन अफसर किस पद पर लगा हुआ है? क्या यह कठिन काम है क्या? यह आपके लिए कठिन काम है क्या? जातीय संगठनों के पास ऐसी सूची मिल जाएगी कि हमारी जाति का कौन सा अफसर कहां लगा हुआ है। क्या आपको लगता है उनमें मेरी किसी से मित्रता नहीं है क्या? ये जो बरगलाने काम है, ये तो शासित वर्ग जो आप में से हमारे में से लोग हैं, इनको जय जयकार करने के लिए रखा गया है। और अगर आपको लगता है कि इस पुलिस का या राजस्थान पुलिस का भय दिखाकर मेरे को ये लोग चुप करा सकते हैं, तो ये प्रयास तो अशोक गहलोत साहब पिछले 11-12 वर्षों से कर रहे हैं महाराज। ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे ना, ये उनके पिछले कार्यकाल में ही हुए थे और उसके बाद फिर वापस इस कार्यकाल में मुकदमे होने शुरू हुए। ये एक वर्दी के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति है जो इतना कमजोर है कि अगर वर्दी आगे से हटे तो ये पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे। और वर्दी के लोगों को भी मेरा कहना है कि भाइयों, अशोक गहलोत साहब के कहने पर आप जो गलत काम कर रहे हो, आप आने वाले अन्य जो व्यक्ति आएंगे किसी अन्य दलों के या कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके निशाने पर क्यों आ रहे हो आप लोग? आपको लगता है कि अशोक गहलोत फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे? मुझे लगता है राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अमेरिका के, भारत के नहीं बन सकते। मुझे बताइए, आप इंडिया टुडे का सर्वे देख लीजिए, राजस्थान में सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री भारत में है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आप इंडिया टुडे लेटेस्ट निकाल के देख लीजिए। जनता जिससे सबसे ज्यादा असंतुष्ट है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो पुलिस वालों से भी मेरा कहना है कि भाइयों, कानून के मुताबिक काम करो। किसी एक गोवर्धन सिंह खिलाफ 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 मुकदमे करने से काम नहीं चलेगा। और अगर मुकदमे कर भी दोगे तो मैं तो काले कोट का व्यक्ति हूं भाई, मुकदमे लड़ लूंगा। मेरा यह कहना है कि पुलिस के लोग जब गड़बड़ियां करेंगे, अब जैसे पुलिस के लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि साहब मैंने पहले ही कहा था ये गलत काम मत करो। गैंगरेप के मामले में मेरे पास भी फोन आया बड़े पुलिस अफसरों का कि साहब उस समय भूपेंद्र यादव माना नहीं और उस समय रीढ़ की हड्डी लचीली होने के कारण से उतना पीछे मुड़ गया और ये देवाराम सैनी, संजय क्षोत्रिय और अशोक गहलोत के चक्कर में ये गलत काम कर दिया, अब जेल हमको जाना पड़ेगा। ऐसा काम करते ही क्यों भाई? आप मुख्यमंत्री को कहते ना भाई ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी, एक आदमी निकालना है, एक आदमी डालना है। और ये गैंगरेप अपहरण डकैती का मामला है, डकैती का सामान बरामद हो गया, गैंगरेप करने वालों के सबको डिफाइन हो गए, सबकी कॉल डिटेल मिल गई आपस में और वीडियोग्राफी में पूछताछ नोट मिल गया। इसके बावजूद कैसे निकालेंगे? तो भूपेंद्र यादव जैसा आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी रबड़ जैसी है, जितना आगे मुड़ सकता है उतना पीछे मुड़ सकता है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, दूसरे की हिम्मत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आजकल ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन लाठर में 2-4 कमजोरियां जो मुख्यमंत्री कहेगा वो तो गलत काम करेंगे। सामान्यतः वो आदमी एक लिमिट तक जाकर गलत काम नहीं करेगा, इसके बारे में यह कहा जाता है। और लाठर साहब से भी मेरा कहना है कि ये मुख्यमंत्री जी बार बार आरपीएससी का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं ना, कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, कभी किसी को बना रहे हैं, कभी शिव सिंह को बनाया, कभी राठी को बनाया। अरे वो आपके लिए बना रहे हैं। आपने कहा मुझे आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे तो डीजीपी रहना है। अरे मजाल है क्या? आपके परिवार के या रिश्तेदारों के और प्रॉपर्टियां जब्त करानी है क्या? आपको डीजीपी का पद छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री नाराज होंगे। तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो मुख्यमंत्री राजी रहेंगे और आप नहीं छोड़ सकते तो चुपचाप घर चले जाइए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टियां जब्त करने का धंधा यह मुख्यमंत्री जानता है और आपके किए गए कर्मों को भी मुकदमों के रूप में आगे लाना जानता है, क्योंकि इस मुख्यमंत्री को मुकदमे कराने का इतना गजब शौक है, पूछिए मत बात। मैं कुछ सवाल जवाब पे आ जाता हूं। पहले मैं मेरे जो वो साथी, युवा साथी जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मैं उनको जवाब दूंगा। आदरणीय सैनी समाज के जो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यह मुख्यमंत्री पर हमला नहीं, यह एक जाति विशेष पर हमला था, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। तो जो साथी है मैं पूर्ण विनम्रता से उनका जवाब दूंगा। सैनी समाज के जो साथी हैं, मैंने फेसबुक पर जो लिखा वो आज भी स्वीकार कर रहा हूं और सदैव स्वीकार करूंगा। उसको हटाया नहीं है, डिलीट नहीं किया मैंने। और किसी को लगता है एडिट किया तो वो दोबारा देख ले, को एडिट हिस्ट्री आती है उसमें, देर आर नो एडिट हिस्ट्री। और अगर कोई संशोधन है कॉमा का और का, वो भी देख ले मैं।
तो अब ये रमेश जी गहलोत साहब ने कहा है समाज के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न कर भाई। एक मिनट, ये रमेश जी गहलोत है। रमेश जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, अभद्र भाषा समाज तो छोड़ दीजिए, मैंने मुख्यमंत्री के लिए भी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं की। और आप मेरा विश्वास करो नहीं करो, मैं बीकानेर का जन्मा जाया हूं। बीकानेर में मेरे किसी पड़ोसी मित्र, स्कूल का मित्र या बाद का कोई अन्य मित्र, एक भी आपको मिल जाए जिसने मेरे मुंह से कभी गाली सुनी हो, तो भी आप मुझे कह सकते हैं। जब मैंने जीवन में बचपन से, जन्म से लेकर आज तक अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं की, इस बार भी नहीं की है। तो रमेश जी, मैं आपको पूर्ण विनम्रता से कहता हूं, आप पुनः देखिए, समाज तो छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति के लिए भी मैं अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करता हूं। हां, सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कलम चलाता हूं, कागज कलम के माध्यम से, कानून की ताकत से उन भ्रष्टाचारियों को दंड दिलाने की कोशिश करता हूं। तो डॉक्टर ने मुझे वोकल रेस्ट के लिए कहा था, मेरे थोड़ा इन दिनों में थ्रोट इन्फेक्शन था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कोई साथी जो आहत थे, सैनी समाज के कुछ बंधु जो कह रहे थे कि हम आपको ठीक समझते थे, अब हम नाराज हैं, तो मैं उनकी बात को रखने आया हूं कि मैं, अगर मान लो फिर भी आपको लगता है, तो रमेश जी गहलोत साहब, मैंने आपका जवाब दिया, और भी कोई साथी अगर पूछेंगे जवाब तो मैं दूंगा। एक कोई कह रहे हैं कि उदयपुर आईएफएस कुंज बिहारी पांड्या से भी मिला, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो मेरा इंटरेस्ट पूछकर साफ मना कर दिया। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति राजस्थान में है ही नहीं, क्यों इस अंधी दौड़ में जब एक लूट रहा था, दूसरा भी शुरू कर दिया, दूसरा लूट रहा, तीसरा शुरू कर दिया। तो मैं उन साथियों को जो आहत थे, पहले उनको जवाब दूंगा, फिर अपने जो साथी हैं उनका भी जवाब दूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ साथी शायद कन्विंस हो गए। ओम प्रकाश जी भाटी साहब कह रहे हैं बकवास बंद कर। ओम जी, आपको अगर बकवास लग रही है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मैंने कोई कुछ हटाया नहीं। राम सुख जी कह रहे हैं कि, अच्छा, ये राम सुख जी ने कोई थोड़ा सा मर्यादा छोड़कर लिख दिया है। राकेश गहलोत बालेसर JNVU ये कह रहे हैं तेरी फट क्यों रही है मुकदमे से। एक बार दोस्त, थोड़ा सा आप ज्ञानवर्धन करिए। अगर राजस्थान में मुकदमों से मुझे भय लगता है, तो फिर तो हालात आपके कंट्रोल से बाहर है। मुझे लगता है आपके थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि आवश्यकता है। एक बार वो लिस्ट देखना मुकदमों की, और ये मुकदमों की लिस्ट सरकार बार बार मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में पेश करती है। अगर आपको मेरी लिस्ट पर विश्वास नहीं हो, तो AAG होता है राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत का बनाया हुआ, वह उसने भी यही लिस्ट पेश की है। और बताता हूं आपको, इंडिया टुडे में खबर छपी है जिसमें NHRC ने कॉग्निजेंस लिया है कि भूपेंद्र यादव और चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी है कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में दर्ज समस्त 100% मुकदमे झूठे थे। ये रिपोर्ट है, मैं कल परसों इसको फेसबुक पर दोबारा डाल दूंगा। और यह कहा कि इसकी हिस्ट्री शीट फाइल गलत खोली गई थी, और यह कहा कि इसको गनमैन सुरक्षा बीकानेर में दी गई है, जबकि ये जयपुर में इसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह अशोक गहलोत सरकार का रिपोर्ट है भाई। RP मेहरा के साइन है, भूपेंद्र यादव के साइन है, ACS होम के साइन है, और चीफ सेक्रेटरी के साइन है। और वह पूरी रिपोर्ट 70 पेज की तो सारांश है, और कुल मिलाकर 2500 पेज की रिपोर्ट है अशोक गहलोत सरकार की। उसमें कहा गया है कि पुलिस ने बैक डेट में कूटरचित दस्तावेज बना करके गोवर्धन सिंह को झूठा फंसाने की कोशिश की गई। यह रिपोर्ट का सारांश है। तो राकेश जी, मुझे लगता है आपकी ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। मुकेश जी गहलोत साहब, आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुकेश जी, मैं केवल इतनी सी बात निवेदन कर रहा हूं कि जातिवाद आपकी जाति के 0.01% ताकतवर शासक वर्ग को बचाने के लिए एक चेन है। इसके अलावा आपके समाज के 99.99% की कोई सुरक्षा उस जातिवाद से नहीं होती है। वो आज भी किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, या अपना रोजगार कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, उसको इस जातिवाद से कोई लाभ नहीं होता है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ये सच्चाई आप तक बताऊंगा, तो हो सकता है थोड़ा दृश्य बदले। उस प्रयास को मैं लगातार कर रहा हूं। सोमराज जी कह रहे हैं, अच्छा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी हद तक गिर सकते हो। सोमराज जी पूनिया साहब कह रहे हैं। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, 2006 से
आप बीकानेर में किसी से पूछेंगे तो वो कह रहे थे ये चुनाव लड़ेगा। 2022 आ गया है, अब तक एक ही बात है, शायद आपको भी लग रहा है चुनाव लड़ेगा। 2008 का चुनाव आया, नहीं लड़ा। फिर आंदोलन हुए, अनशन हुए, गेट वेल सुन पीबीएम हुए, और फिर भी हमने चुनाव नहीं लड़ा। फिर हम जयपुर आ गए, जयपुर में लोगों ने कहा अब चुनाव लड़ेगा जयपुर से। जयपुर में 18 का चुनाव चला गया। आज इस बात को चलते हुए 15-16 साल हो गए। दोस्त, आप मुझे बताइए, मैं जिस पीड़ा को भुगता हूं, ऐसी पीड़ा आज राजस्थान के हर जगह पर, हर जिले में, हर शहर गांव में भुगत रहे हैं लोग। मुझे बताइए, आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमों को झेला है, जिन्होंने किसी न किसी पॉलिटिशियन की नाराजगी झेली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जाति से मदद मांगी, लेकिन जाति के लोगों ने मदद नहीं की आपकी। मैं अगर सच्चाई बता रहा हूं, यह सच्चाई हो सक, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं सोमराज जी, आप भी बताइए जनता को यह सच्चाई। पिछले 45 दिन से मेरी फसल बर्बाद हो गई एक ट्रांसफार्म बदलने के लिए। उगम सिंह जी, आप अपनी रो रहे हैं, पूरा राजस्थान रो रहा है। बीडी कल्ला साहब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बोले मुख्यमंत्री ने जो बोल दिया है। फिर वो पूछता है साहब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है, फिर पूछते हैं। लेकिन आज आपकी बात कर रहे हो, 26 लाख लोग, और 26 लाख नहीं, 50 लाख बेरोजगार जो हरदम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, हर एक के गले पर छुरा चलाया है मुख्यमंत्री ने। बताइए कौन सी परीक्षा ऐसी है जिसको विश्वसनीयता साथ कराया है? बताइए कौन सी परीक्षा ऐसी है जिसमें साक्षात्कार में धांधली नहीं हुई है? तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वो सैनिक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुकेश जी कुछ कहने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सैनिक समाज क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा। मुझे अशोक गहलोत जी की बराबरी करने के लिए, अरे भाई कौन बराबरी करना चाहता है? सुनील जी सैनी साहब कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की बराबरी करने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, तुझे समझ ले अब कितनी मेहनत करनी है। अरे सुनील जी, अशोक गहलोत साहब इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने अनगिनत जीवन लोगों के बर्बाद किए हैं, उनकी बराबरी करने के लिए तो किसी को क्रिमिनल बनना पड़ेगा भाई। वो तो खुद एक क्रिमिनल है। उन्होंने जितना बर्बाद कांग्रेस के नेताओं को किया है ना, उसका 1% भी बीजेपी के लोगों को नहीं किया है। हालांकि तलवार के उनके दोनों तरफ धार है और वो केवल तलवार चलाना जानते हैं। अब तलवार जब चलती है तो आसपास वाला पहले करता है ना, तो अशोक गहलोत की बराबरी कोई नहीं करना चाहता भाई। तो मैं क्षमा चाहूंगा सुनील सैनी साहब, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं गरीब घर से उठ करके यहां तक आया हूं, और मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे मेरे काले कोट में रहकर लोगों को जागरूकता का काम करने दो। अगर मैं इस काले कोट के माध्यम से कुछ लोगों को न्याय दिला सकूं, वो काम करने दीजिए। और यूथ एडवोकेट एसोसिएशन के माध्यम से, जिसमें कुछ युवा लोगों ने मुझे भी जोड़ा है, राजस्थान में काले कोट से आदर्श वकालत कर इन सब लोगों को देश के हित में काम करने का जो बीड़ा उठाया गया है, मुझे वो काम करना है। आप करिए जय जयकार, आप करिए जातिवाद, आप अशोक गहलोत जिंदाबाद करिए, हमें नहीं करना है। मेरे से तो 5 साल वसुंधरा जी नाराज रही, 3 साल ये नाराज हैं, और उससे पिछले कार्यकाल में इन्होंने 5 साल केवल यही धंधा किया, गोवर्धन सिंह के खिलाफ मुकदमे, हिस्ट्रीट, इनाम, नकली नोट, पाकिस्तान एजेंट और पता नहीं क्या क्या। मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अगर आपकी मंशा सवाल पूछने की नहीं है तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। भंवर जी माली, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से इनका आभार व्यक्त करता हूं। शायद इनके मेरी बात समझ में आई है। भंवर जी माली साहब ने कहा है आप जातिवाद की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ सत्य को सामने लाने की कोशिश कर रहे हो। भंवर जी, मैं सफल हुआ इस लाइव को लाने के लिए कि आप मेरी बात समझ पाए। अगर फिर भी मैंने कोई जातिवाद आपको लगता है, अगर मुझ में आपको लग रहा है, तो फिर तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती। आपका बहुत बहुत आभार, अगर मैं आप तक मेरी बात पहुंचा पाया तो। मैं 1-2 सवाल और लेता हूं। हाँ, बबलू सोलंकी साहब, सैनी साहब, अच्छा बबलू सोलंकी सैनी जो है, इनको मैं लंबे समय से देखता रहा हूं, ये बड़े ऊर्जावान युवा समझता रहा हूं। इनका एक कमेंट है, मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं बताता हूं इनको।
वकील साहब आपकी पोस्ट से माली सैनी समाज में गलत मैसेज भेजा है, इसको आप मानो। मुझे लग रहा है ये मुझे मनाने के लिए कह रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं। बबलू सैनी साहब मैं एक बात कहूं आपको, आप मेरी दोनों पोस्ट दोबारा पढ़ लीजिए। जो मैंने पोस्ट में लिखा इस लाइव में भी बोला है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो पे भी जोड़ सकता हूं, वीडियो पे जोड़कर अगर आप बात करना चाहें तो वो भी कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे फोन करें, मेरे से पूछें कि मेरा क्या भाव था, पोस्ट दोबारा पढ़ें, मेरा लाइव दोबारा सुने। अगर किसी ने इसको मोल्ड करके या किसी ने इसको संशोधित करके माली समाज को या किसी समाज को बरगलाया है तो दोषी वह व्यक्ति है जिसने इसको संशोधित करके लोगों को भड़काया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बात मैंने कही है वो प्रमाण सहित बता सकता हूं, और आप खुद देख लीजिए प्रमाण। आपके पास जरूर सूची होगी अफसरों की जो राजस्थान सरकार ने पोस्टिंग की है, और पोस्टिंग प्लेस मिल जाएंगे, और आप ही अन्य जातियों के अफसरों की पोस्टिंग प्लेस मिल जाएंगे। ये तो सब नेट पे पड़ा है, आप उनको देख करके मेरी बात को समझ जाएंगे। मैंने केवल सत्य बोला है। अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई है, फिर भी किसी नागरिक की हुई है, तो मुझे क्षमा मांगने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि जो बरगलाने वाले लोग, शासक वर्ग के लोग, यानी जातिवाद का फायदा उठाने वाले लोग या जातिवाद की चेन से प्रोटेक्ट होने वाले लोग, उनकी बातों में किसी भी शासित वर्ग को यानी आपको यानी बबलू जी को नहीं आना चाहिए। यह मेरा जवाब है इसके लिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं जो साथी मेरे से नाराज थे, मैं केवल एक बार उनको जवाब दे रहा हूं। आप और बात को हाशिए पर रखो, सत्य का साथ देते आए हो। भंवर जी, अच्छा सॉरी, वापस भंवर जी आ गए। मैं उन साथियों को लेता हूं जो कभी मुझे ठीक समझते थे, अब नाराज हैं। गोविंद वल्लभ जी सोलंकी, मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर दोगे क्या भाई आप? नहीं भाई दोस्त, मैं कोई ठेका नहीं ले रहा हूं भ्रष्टाचार का खत्म करने का, लेकिन मैं एक विचार डाल रहा हूं। जब आप लोग अपने आप को मालिक समझेंगे, जो संविधान में लिखा हुआ है, लोकतंत्र में आप मालिक हो, कानून में मालिक हो, तो निश्चित रूप से ये जो लोक सेवक है अपने आप को सेवक समझना शुरू कर दे। बस इतनी सी बात मुझे कहनी है। नहीं, कोई कमेंट करेंगे ना, अगर कोई व्यक्ति कुछ लोग शायद नाराज हो रहे हैं, ऐसे कमेंट करने वालों से नाराज नहीं हुई है भाई। इनके सवालों के जवाब मुझे देने चाहिए, यह सोचकर आया हूं, इसलिए हमको इनसे नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ये संयमित शब्दों में हमसे सवाल करते हैं तो हमारा या मेरा यह दायित्व है, जो पारदर्शिता की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, उसको जवाब देना चाहिए। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं इनका। तो आप कोई भी व्यक्ति जो दूसरे साथी हैं वो इनसे नाराज नहीं हो, बस ये इंतजार करें कि भाई ये सही शब्दों में सवाल पूछें। और ये रिकॉर्डिंग सेव कर रहा हूं भाई। और जो मुख्यमंत्री जी, इसमें मेरे से तो मुख्यमंत्री जी भयंकर नाराज हैं ही, थोड़े बहुत और नाराज हो लेंगे ऐसा मुझे लगता है, तो इससे कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी घनश्याम जी सैनी, आपकी टिप्पणी गलत है। घनश्याम जी, आपकी भावनाएं आहत हुई, इसके लिए सबसे पहले माफी मांगता हूं। लेकिन मेरी कौन सी टिप्पणी गलत है, एक बार मुझे यह बताएंगे तो मेरे लिए जवाब देना आसान होगा, नहीं तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। और कोई साथी, उच्च पद पर बैठे अधिकारियों की लिस्ट बताएं। हाँ बबलू जी सोलंकी साहब, आप तो समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, आपके मैं देखता रहता हूं, पहले भी, ये आजकल की बात नहीं है, पहले भी देखता रहा हूं आपको। आपके पास सूची पड़ी है, नेट पे निकाल लीजिए, आपको दिख जाएगा कौन व्यक्ति कहां पर है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, जितने हजारों लोग अभी लाइव देख रहे हैं, सबको पता है एक भी व्यक्ति नॉन फील्ड नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, पुलिस में, प्रशासन में कोई भी अफसर ऐसा नहीं है जो नॉन फील्ड हो। तो बबलू जी मुझे लगता है मेरी बात से कन्विंस हो गए। यही बात मैंने उस समय बोली थी। राहुल सोलंकी साहब, आई एम प्राउड ऑन माई कास्ट। राहुल जी, आप अपने कंट्री पर प्राउड करें, ये ज्यादा अच्छी बात है। कास्ट पर भी करें, आपको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका आभार। मुझे लगता है वो साथी शायद नाराज साथी, ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसमें हमें पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। दिनेश जी गहलोत कह रहे हैं, लेकिन मेरे बात समझ नहीं, पॉलिटिक्स में आपको जाना पड़ेगा, जाए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं मेरा निर्णय करता हूं, मुझे नहीं जाना। आप जाना चाहे तो मुझे कोई इसमें कोई आप पर सवाल भी नहीं उठाना, और मुझे कोई आपसे नाराजगी भी नहीं है। मुझे लग रहा है वो नाराज साथी शायद काफी हद तक कन्विंस हो गए होंगे, और नहीं हुए तो फिर भी मैं उन सब लोगों से क्षमा मांगता हूं। एक बार
अभिषेक भाटी साहब कह रहे हैं, अभिषेक भाटी जी ने एक दो कमेंट भी किए थे, मालियों से क्या तकलीफ है भाई। मैं दोबारा बोलता हूं अभिषेक जी, जब जयपुर में मेरे पर संकट आया था तो सबसे पहले मेरे परिवार को संभालने वाला व्यक्ति इसी समाज का था। आप उसको सरनेम से पहचानते हैं, मैं उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचानता हूं। अच्छे और बुरे हर जाति, हर धर्म, हर व्यवस्था में लोग होते हैं, तो आप उनको जाति का समझ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप आज के भगत सिंह हो, आप लोगों को जगा रहे हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। देखो नीरज जी, अगर मुझे मेरे मरने से कोई विचार स्पीड से फैलता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो मैं भुगत कर आया हूं, मुझे लगता है देश में ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया और उनको मार दिया गया, और अगर नहीं मार दिया गया तो उस मेरे से ज्यादा प्रताड़ना किसी को नहीं दी। आप सोचिए, आपको अखबार में छपे कि आपके संबंध पाकिस्तान से हैं, यह पुलिस आरोप लगा देवे, आप पर नकली नोट छापने का आरोप लगा देवे, क्या बचता है आपका, मुझे बताइए। डोटासरा जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो एक कागज लिए घूम रहे हैं, सबको दिखाते हैं आजकल। क्या दिखाते हैं? उस कागज में लिखा हुआ है कि गोवर्धन सिंह के 24 बैंक खातों में 23 करोड़ रुपए। तो वो जो कागज दिखा रहे हैं इन लोगों को, वो एक अखबार की कटिंग है, मैंने ही मेरी फेसबुक पर स्कैन करके डाली थी, और वही वो डोटासरा जी सबको दिखा रहे हैं। अरे भाई, मेरा सवाल यह है डोटासरा जी से या किसी अन्य व्यक्ति से, ये वही बैंक खाते हैं जो अशोक गहलोत साहब ने सीज किए थे, और अगर किसी ने बैंक खाते में कोई पैसे रखे हैं, उसकी स्क्रूटनी करी ना कानून में। क्या चाहते हैं आप? कोई मटके में दबाकर तो नहीं रखे ना। सवाल आता है कि मुझ पर सवाल कौन उठा रहे हैं? जो खुद सवालों के घेरे में हैं, वो मेरे बारे में इतनी सारी बातें करते हैं। आप सच्चाई जानिए ना। किसी के भी मन में मेरे प्रति प्रश्न आते हो तो आप मेरी फेसबुक पेज पर जाइए और थोड़ा समय लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि एक आदमी एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार 3 बार, लेकिन 30 बार 300 बार 3000 बार नहीं बोल सकता। आपके सामने सच्चाई आकर रहेगी। क्षमा कीजिए, कोई विषय आया तो मैंने बोल दिया। पब्लिसिटी स्टंट बंद करें। बबलू जी फिर वापस आ गए आप, मुझे लग रहा है आप काफी नाराज है मेरे से, तो आप मेरे से फोन पर बात करें। मुझे नहीं लगता पब्लिसिटी किस बात की स्टंट है। मैं अपनी बात को कह रहा हूं आपके सामने, आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप छोड़ दीजिए, मत सुनिए, है ना। इसमें कोई पब्लिसिटी की बात नहीं है। पब्लिसिटी अगर कोई सतीश पूनिया जी बोल रहे होते तो उनको पब्लिसिटी चाहिए, या उनको कुछ बनना है, या मुख्यमंत्री जी बनना है, या कुछ भी और अन्य। भाई मेरा क्या काम है? मैं तो जागरूकता काम पिछले 16 वर्षों से कर रहा हूं, और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में भी आप इसी काम में लगाते हुए देखेंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूं इनसे, इनकी बात का जवाब देने के लिए देती है मैंने, लेकिन फिर भी क्षमा चाहता हूं। सर, जो दुख आपको दिया अशोक जी ने, मैं होता तो बागी बन जाता। वो एक पान सिंह तोमर फिल्म का डायलॉग है कि डकैत तो संसद में होते हैं, यानी विधानसभा में होते हैं, भीड़ों में तो बागी होते हैं। ये बात सत्य है। आज राजस्थान के जो कानून व्यवस्था के हालात हैं, अनगिनत निर्दोषों को कूटा पीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मुझे बताइए कि उनके पास क्या ऑप्शन है बाद में। मुझे उस दौर में जोधपुर के श्री महेश बोड़ा वकील साहब मिले, जिन्होंने मेरे से 1 रुपया लिए बिना मेरी वकालत की और हाईकोर्ट से मुझे पूर्णतः निर्दोष निकाल कर लाए। क्या सबको फ्री वाला वकील मिलेगा? क्या नहीं मिलता ना। तो वो क्या करेगा? सस्ता सा राजस्थान में मिलने वाला कट्टा ले लेगा 2000 का, और कट्टा लेकर किसी, दुर्भाग्य से कई बार निर्दोषों को मान लग जाता ना। मुझे तो लगता है किसी बागी बनने की हिम्मत हो तो इन भ्रष्टाचारियों का, इन नेताओं का, इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का नंबर क्यों नहीं लगाते भाई। मैं कागज कलम वाला व्यक्ति, मैंने अपराध, जो ये अशोक गहलोत साहब चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं था, तो मैं लगातार कलम की ताकत से लड़ता रहा। मुझे लग रहा था कभी न कभी न्याय मिलेगा। यही अशोक गहलोत ने
हबीब खान गोरान को विधानसभा में इतना शोर मचने के बावजूद बीकानेर में एसपी बनाया और उसने इस अभियान को आगे बढ़ाया, इनाम घोषित किए और मेरे घर परिवार पर अन्याय किए, और वो हबीब खान गोरान नकल करते हुए, पेपर चोरी करते लाते हुए पकड़ा गया आरपीएससी में। उसी हबीब खान गोरान को बचाने के लिए अशोक गहलोत ने अभी अभी एसीबी से मुझे नोटिस भिजवाया कि वो मुकदमे मेरे किए हुए थे कि हमने हबीब खान गोरान के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया है, सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है, आपको नोटिस भेजकर लेख है। ये अभी अभी भेजा है। अशोक गहलोत साहब की एक खासियत तो है ही कि जिस अफसर से गलत काम कराते हैं ना, फिर उसको प्रोटेक्शन की हर एक हद तक जाते हैं। हालांकि इस बार साल 1.5 साल बाद तो दुकान उनकी बंद हो जानी है, इस बार तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी ये खासियत अब तक तो रही है। अच्छा, अब मुझे लगता है मेरे साथी जवाब देने लगे उन लोगों को। कुछ जो मुझे चाहने वाले, मुझे स्नेह रखने वाले, मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, वो जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। ये बड़ी शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं। सुशील जी परिहार साहब हैं, आप एक अच्छे अधिवक्ता, अधिवक्ता के लिए जाति विशेष नहीं होती है, सर्व समाज समान रूप से होते हैं, सर्व समाज से मिलकर ही देश बनता है। जिस प्रकार माली समाज को टारगेट किया था, अरे दोस्त क्षमा चाहूंगा, आपने बड़ी जितनी शालीनता से बात लिखी है, आप एक बार पुनः मेरे पोस्ट को पढ़ ले में, मेरे वीडियो को देख ले में, इसके बाद भी आपको लग जाए ऐसा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन आपको ये सब देखने के बाद लगे कि नहीं, किसी जाति समाज को नहीं, कुछ मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सच्चाई मैंने जनता के सामने लाई है, तो आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं इस बात को काफी इन्होंने शालीनता से लिखा, इसलिए मैं जवाब देता हूं इनको। मैं पहले बता चुका हूं, जातिवाद की चेन उस जाति के कुछ हजार लोगों को बचाने के लिए होती है। आप और हम लोग तो केवल जय जयकार करने के लिए होते हैं। आपको, हमको या सामान्य व्यक्ति को जब जरूरत पड़ेगी ना, तो कभी कोई जातीय संगठन खड़ा नहीं होता। लेकिन हमारी जाति के किसी अफसर, किसी पुलिस अफसर, किसी जज या किसी व्यापारी या जातीय संगठनों के पदाधिकारियों को जरूरत पड़ेगी तो वो उपलब्ध रहेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, जो 99% से ज्यादा लोग नहीं है, केवल 1% से कम लोग ही ऐसे शासक वर्ग है जिनकी जय जयकार करने के लिए 99% लोग बने हैं। मुझे लग रहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो उसमें शामिल हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, और अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन तंवर साहब को भी इसी बात का जवाब यही मिलेगा। मुझे लग रहा है सवाल काफी तो निपट लिए। मेरे क्या है कि 2-3 दिन से थ्रोट इन्फेक्शन था और कोशिश की कि डॉक्टर ने कहा बोलना नहीं, थोड़ा मेरा वॉल्यूम भी ज़्यादा है, लेकिन कल मुझे कोई ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट करना पड़ा हाई कोर्ट में, तो लंबा आर्ग्यूमेंट चला, तो उसके कारण से मुझे आज थोड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इन्फेक्शन समाज में फैल चुका है, जो इन्फेक्शन जातिवाद का फैल चुका है, जो इन्फेक्शन भ्रष्टाचार का फैल चुका है, उस इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो सकता। आज बहुत आस से लोग कहीं न कहीं हम जैसे लोगों के पास जाते हैं। हमारी सीमित क्षमता में जब हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो बहुत दुख की बात होगी। और जो साथी आहत हुए हैं, मैं उनसे एक अंतिम बात शेयर करके अशोक गहलोत साहब की निष्पक्षता के बारे में या उनकी बेईमानी के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। अशोक गहलोत साहब ने विष्णुदत्त बिश्नोई साहब के मामले में सीबीआई को जांच देने के बाद जो कर्म किए, मोबाइल जब्त कराए, भूपेंद्र यादव से बकवास कराई, सब कुछ कराई उन्होंने। लेकिन अशोक गहलोत साहब, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपसे मेरा एक सवाल है। एक तेजस्विनी गौतम नाम की एसपी थी, जिस कारण से आज न्यायमूर्ति श्री विष्णुदत्त बिश्नोई हमारे बीच में नहीं है।
तेजस्विनी गौतम ने उनका तीसरा सुसाइड नोट गायब कर दिया था, जिसको बहुत दिनों बाद सीबीआई ने जब्त किया था। यह तथ्य आपकी जानकारी में आ चुका था। आपने उसको और मलाईदार पद पर अलवर में लगवाया। अलवर में जब रेप हुआ तो उसने सारे साक्ष्य नष्ट करके सीबीआई जांच की जो आपने निर्णय लिया है, कम से कम आप उसको इस बात के लिए दंडित तो करते कि जब विष्णुदत्त बिश्नोई साहब का पत्र उसके पास था तो उसने सरकार को, डीजी को, पुलिस को, सीबीआई को अपने आप क्यों नहीं दिया? उस बेशर्म औरत को तो हो सकता है शर्म नहीं आए, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका तो दायित्व था। और सीबीआई को जिन पुलिस अफसरों ने यह सूचना दी, यही अशोक गहलोत सरकार है जिसने उन अफसरों को दंडित किया। दोबारा बोल देता हूं मैं बात को। अशोक गहलोत साहब ने उन पुलिस अफसरों को दंडित किया जिन्होंने सीबीआई को यह बता दिया कि ऐसा एक पत्र आईपीएस तेजस्विनी गौतम के पास है जिसने छुपा लिया, बता नहीं रही है वो। उसको आपने इनाम दे करके और आपने अलवर का एसपी बनाया, वहां पर उसने बंटाधार किया। और सुनिए, जोश मोहन नाम की एक बीमारी को आपने आईजी बीकानेर में लगाया था। वह झूठा आदमी चूरू में होते हुए भी सबको यह कहता है कि मैं चूरू नहीं गया था। उस झूठे आदमी की कार की जब लॉगबुक मांगी गई तो वो कहता है अगर मेरी कार की लॉगबुक दी गई, मेरे पास फैसला पड़ा है, मैं एक दो दिन में पोस्ट पे डालूंगा, तो देश की अखंडता खतरे में आ जाएगी। दोबारा सुनिए, वो जोश मोहन नाम की बीमारी जिस कारण से आज विष्णुदत्त जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो न्यायमूर्ति हमारे बीच में नहीं है, उस परिवार का सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। वो जोश मोहन कहता है मेरी कार की लॉगबुक दिए जाने से भारत की अखंडता खतरे में आ जाएगी। और अशोक गहलोत ने उसको इनाम देकर अपने जोधपुर जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपने शहर में कमिश्नर बनाकर ले जाते हैं। यह गठबंधन आपको समझ में नहीं आता क्या? और जो साथी मुझसे आहत हुए, मेरे शब्दों से आहत हुए हैं, मैं दावे से कहता हूं कि विष्णुदत्त जी का तो वो भी सम्मान करते होंगे, और वो क्या, राजस्थान का हर एक व्यक्ति सम्मान करता होगा। आज वह परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या नहीं लगता आपको उसमें खादी की भूमिका है? क्या उसमें नहीं लगता खाकी की भूमिका है? किसको दंड मिला? अरे मुझसे सवाल करते हो ना, एक बार सवाल इन खादी वालों से भी तो करो। अरे विष्णुदत्त जी को चाहने वाले लोग उनके परिवारजनों से सवाल कर रहे हो, मुझसे सवाल कर रहे हो, इन खादी वालों से सवाल तो करो एक दिन। और वो जो खादी जो सीबीआई जिनके अधीन आती है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो अर्जुन मेघवाल, वो निहाल चंद, वो 25 एमपी कहां मर गए? पूछो तो सही उनसे। और अशोक गहलोत से पूछो इस तेजस्विनी गौतम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे जेड श्रेणी सुरक्षा देकर आपने उस एमएलए को तो बचा लिया, कोई बात नहीं। 10 करोड़ से ऊपर का प्लॉट वैशाली नगर में देकर करके एमएलए को राजी कर लिया आपने, कृष्णा पुनिया को, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उस परिवार को भी तो जाकर एक बार पूछो जिसका सब कुछ चला गया है। मैं कहता हूं ऐसा घटिया पॉलिटिशियन राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं आया। आप तीसरी बार मुख्यमंत्री और शर्म करो थोड़ी बहुत तो। आपको लगता है वैभव गहलोत जीतेगा? मैं कह रहा हूं वैभव गहलोत पूरे जन्म ले लेना, 100 जन्म, तब कहीं से नहीं जीतेगा। आपको लगता है वोट आपके वार्ड से वैभव गहलोत पीछे रहा था और अब आपके जीवन में जमानत नहीं बचा पाएंगे। और जो अशोक गहलोत को ही जाति समझते हैं, अशोक गहलोत को समाज समझते हैं, उन सब लोगों से भी मेरा कहना है आप क्यों अपनी बर्बादी के मार्ग खोल रहे हैं? और फिर भी अगर मेरे शब्दों से आहत है तो मैं माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। एक साथी ने लिखा है, मैं शेयर करता हूं, विकास कुमार जी हैं, माली समाज जिंदाबाद, अशोक गहलोत सरकार मुर्दाबाद। मैं खुद कहता हूं विकास कुमार जी आपकी तरह, माली समाज जिंदाबाद, अशोक गहलोत सरकार मुर्दाबाद। और मैंने कोई बात गलत कही तो बहुत सारे लोग जानकार बैठे हैं,
कुछ पुलिसकर्मी बैठे होंगे, कोई अफसर बैठे होंगे, उनको पता है कौन फील्ड में है, कौन नॉन फील्ड में है, कौन ताकतवर पदों पर है, कौन ताकतवर पदों पर नहीं है, कौन मलाईदार पदों पर है, कौन मलाईदार पदों पर नहीं है, सबको पता है। ऐसा मत करिए, इससे राजस्थान का नुकसान हो जाएगा। अब मुझे दंडित करिए, मेरे खिलाफ मुकदमा करिए, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद मत करिए। मैंने कोशिश की है सबके सवालों के जवाब देने की, फिर भी जो मेरे शुभचिंतक, मुझे चाहने वाले, सबसे पहले उनसे माफी मांगता हूं जो मुझे चाहते थे, किसी कारण से मेरे शब्दों से, व्यवहार से, मेरे लिखने से आहत हुए हूं, तो सबसे पहले तो उनसे माफी मांगता हूं। और दूसरी माफी मैं उनसे मांगता हूं जिनको बरगलाया गया है, जिनको भड़काया गया है कि आप सब लोग ऐसा काम करिए, उनसे भी माफी मांगता हूं। लेकिन माफी किसी भी भ्रष्टाचारी से नहीं मांगता, किसी गुंडे से नहीं मांगता, किसी खादी के बेईमान व्यक्ति से नहीं मांगता, और माफी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं मांगता। अरे 29 मुकदमे किए ना, फेल हो गए तुम्हारे 29 मुकदमे, 29 और कर दीजिए, 290 कर दीजिए, भुगतेंगे। लेकिन जागरूकता का अभियान नहीं रोकेंगे, हिंद की जय का काम नहीं रोकेंगे। ये नागरिक क्रांति आगे बढ़ेगी, और ये नागरिक क्रांति आप सब लोगों के दम पर बढ़ेगी। मैं इसी तरह से सच्चाई, जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे में अंतिम सांस है, तब तक बोलता रहूंगा। चाहे मेरे से कोई खादी नाराज हो, चाहे मेरे से खाकी नाराज हो, चाहे मेरे से कोई जज नाराज हो, चाहे मेरे से कोई अफसर नाराज हो, चाहे कोई बड़ा व्यवसायी, ताकतवर, पैसे वाला व्यक्ति नाराज हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।